सो आई वेलकम यू ऑल टू वंस अगेन ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए यहाँ पर इशू ये हो गया है कि FTA टॉक्स इंडिया बिगिंस हार्ड बार्गेन ऑन नॉन टैरिफ बैरियर विथ यूरोपियन यूनियन। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडिया और यूरोप के बीच के जो रिलेशन है ना ट्रेड के मामले में, वो यहाँ पर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो ट्रेड हम करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, वो बिल्कुल ना के बराबर दिखाई होते हुए दिए, जिसकी वजह से हमारे जीडीपी पे, हमारे ओवरऑल ग्रोथ पे यहाँ पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब यूरोपियन यूनियन को यहाँ पर नुकसान होने वाला है क्या क्या यहाँ पर सिर्फ इंडिया को ही नुकसान हो रहा है, ये मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये न्यूज कहाँ से चालू है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने की गरज पड़ेगी कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जो यहाँ पर 50 देशों का एक समूह है, जहां पर देखिए 50 देश से ज्यादा देश यहाँ पर आते हैं यूरोपियन यूनियन में। उनके कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस है, स्ट्रिक्ट रूल्स है। अगर यहाँ पर किसी कंट्री का प्रोडक्ट, सपोज यहाँ पर मैं बात करूं कि इंडिया का एक प्रोडक्ट है, उसको यहाँ पर यूरोप पे जाना है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर यूरोप पे जाके बेचने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करना पड़ता है। अब इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ये पूरा मुद्दा जो है वो इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट बन गया है कि यहाँ पर ये वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस हो रहा है। अब देखिए हाल ही में यहाँ पर मीटिंग हुई थी, उसमें ये बताया गया है कि देखिए इंडिया के जो कुछ सेक्टर है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, टी, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, तो यूरोप का ऐसा मानना है कि ये जितने भी सारे सेक्टर्स है ना जो लिस्ट डाउन किए मैंने अभी, इनमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की गरज है। क्यों? क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के जो स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पर बिल्कुल मीट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो 7th राउंड ऑफ नेगोशिएशन की यहाँ पर जो मैंने बात की थी कि एक मीटिंग हुई है जहां पर 1000 से भी ज्यादा जो डेलीगेट्स आए थे, यहाँ पर उनके ही वोट्स पड़े हैं कि यहाँ पर 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स ने यही वोट किए कि देखिए यहाँ पर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस पर हम बिल्कुल खरे नहीं उतरते। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखिए इसके मेजरली ना सिर्फ दो ही मायने हैं, मतलब ज्यादातर देखा जाए तो दो रूल्स की वजह से यहाँ पर ये सब हमें जो है वो इशू पूरा दिख रहा है। पहला आता है यहाँ पर बिल्कुल कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जी हाँ बिल्कुल, ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने यूरोपियन यूनियन के ही वेबसाइट से उठाई है, जो ये कहता है कि एक ये रूल है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली दो रूल की हम बात करने वाले हैं, उसमें से सबसे पहला रूल है जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब देखिए यूरोप का ये मानना है कि यहाँ पर CBMA, जिसका फुल फॉर्म है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये रूल लागू करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब देखिए यूरोपियन यूनियन में तो ये रूल लागू ही है, लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड में रूल लागू हो। हालांकि देखिए इस पे काफी तर्क वाली बात है कि सारे कंट्रीज का एग्री होना इस पे काफी ज्यादा गरज का होगा और इसके नेग्लिजिबल चांसेस है कि ये वर्ल्ड वाइड अप्लाई हो। लेकिन देखिए यूरोप में ये लागू है और उसका ये मानना रहता है कि द यूरोपियन यूनियन टूल टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन द कार्बन इमिटेड प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल के बेसिस पर मैं आपको समझाता हूँ कि इंडिया में ना एक कंपनी है XYZ नाम की जो बिस्किट बनाती है, ठीक है, BISCUIT, ये बिस्किट बनाती है। और सेम ही यहाँ पे यूरोप में भी कंपनी है जो यहाँ पर बिस्किट बनाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया में ये कंपनी ने बिस्किट तो बना ली, अब इसको यहाँ पर इंडिया बेचने जा रहा है यूरोप में, ठीक है। और सेम यहाँ पर यूरोप ने भी एक बिस्किट बनाई है जिसको यहाँ पे यूरोप बेचने जा रहा है इंडिया में। अब देखिए रूल यूरोपियन यूनियन का ये कहता है कि यहाँ पर ना मिनिमम से मिनिमम कार्बन का इमिशन होना चाहिए अगर आप ये बिस्किट बना रहे हो। अब देखिए मैंने एग्जांपल बिस्किट का लिया है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, सीमेंट, फूड, वुड, यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये मानना है यूरोपियन यूनियन का कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं ना दूसरी कंट्रीज में, उसका कार्बन इमिशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए। अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बिल्कुल 0% कार्बन इमिशन करके बनेगा, लेकिन यहाँ पर इसलिए यूरोप ने ये कहा गया है कि कार्बन इमिशन बिल्कुल नेग्लिजिबल मतलब 0% के आसपास या फिर कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए यूरोपियन यूनियन क्या कहता है कि अगर आपका कार्बन इमिशन, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो बिस्किट हम बना रहे हैं, उसका कार्बन इमिशन ज्यादा है, तो हम ये बिस्किट अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप यूरोप में इसको बेच सके। लेकिन हाँ, यूरोप की जो बिस्किट है वो आप इंडिया में बेच सकते हैं, लेकिन इंडिया की बिस्किट आप यूरोप में नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि यूरोप की जो बिस्किट बनी है उसका कार्बन इमिशन इंडिया में बनी जो बिस्किट है उससे कम है। अब देखिए इस बात से ही यहाँ पर झगड़ा चालू हो गया है कि देखिए कार्बन इमिशन यहाँ पे बिल्कुल कम होना चाहिए। अब यूरोप ने ये रूल लाया क्यों? तो यूरोप का ये मानना है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में कार्बन का इमिशन बिल्कुल कम होना चाहिए और यहाँ पर बिल्कुल एक सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट रहना चाहिए, जिसकी वजह से कार्बन बिल्कुल भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर को नुकसान ना कर पाए और हम जो है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहे, इसलिए यहाँ पे ये रूल लाया गया है। अब देखिए यूरोप का ये मानना है कि अगर आपका पोल्यूशन आप ज्यादा कर रहे हो तो आप कुछ ऐसी दूसरी टेक्निक लगाइए जो इको फ्रेंडली हो और जो कार्बन इमिशन है वो भी कम करे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर मैं आपको तर्क ये देता हूँ कि अगर देखिए दूसरी टेक्निक है ही नहीं, ठीक है,
हमारे पास वो इन्वायरमेंट है ही नहीं, सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, सूटेबल मशीनरी नहीं है हमारे पास, सूटेबल वर्कर्स नहीं है, स्किल्ड वर्कर्स नहीं है कि हम बिल्कुल जीरो कार्बन में, या फिर जैसे यूरोप बिस्किट बना रहा है कार्बन का एमिशन कम करके, वैसे हम बिस्किट बना पाए। हम तो अपने ही बिल्कुल इंडियन जुगाड़ से बिस्किट बनाएंगे। तो यूरोप ने ये कहा है कि ठीक है, अगर आप कार्बन इमिशन करके ये बिस्किट बना रहे हो ना, तो आपको इस कार्बन इमिशन की प्राइस भी यहाँ पर यूरोप में आने से पहले अदा करनी पड़ेगी। अब इसका क्या मतलब है, तो सपोज देखिए इंडिया में जो बिस्किट बना है उसकी प्राइस है यहाँ पे 10 रुपए, ठीक है। अब लेकिन कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जितना भी कार्बन इमिशन हुआ है उसकी यहाँ पे कॉस्टिंग आ रही है 500 रुपए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूरोप में ये जो बिस्किट जाएगा ना, वो यहाँ पर बेचा जाएगा 510 रुपए में। आप देखिए यहाँ पर जो इंडिया में बिस्किट 10 रुपए में मिलता था, वो यूरोप में जाके 500 रुपए में मिल रहा है। अब ये 510 रुपए में क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इमिशन किया है ना ये बिस्किट बनाने के लिए, जो जितना भी पोल्यूशन हुआ है उस पोल्यूशन की कॉस्ट भी यहाँ पर यूरोप ने उस पर जोड़ दी गई है। अब देखिए यहाँ पर भला कोई इंसान क्यों वो बिस्किट खरीदेगा जो इतनी महंगी हो, वो यहाँ पर यूरोप की दूसरे कंट्रीज की बिस्किट क्यों ना खरीदेगा। अब यहाँ पर इसी की वजह से ये मुद्दा खड़ा हुआ है कि ये रूल जो है उसको हटाने की मांग की गई है इंडिया ने। कि देखिए इंडिया ने ये कहा है कि हर अलग अलग देशों में जो कंडीशंस होती है वो काफी अलग अलग होती है, और बात भी सही है। लेकिन यूरोप की भी ये भी बात सही है कि जब तक कि हम ऐसे रूल लाएंगे नहीं, तब तक कि इको फ्रेंडली के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं, या फिर दूसरे जो नई टेक्निक्स है, इनोवेशन है, उसके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। हर जन एक ही जो प्रोसेस है उससे बिस्किट बनाएगा। तो ये भी यूरोप की भी बात सही है। अब देखिए इंडिया जैसे देशों में यहाँ पर ये मानना गलत ही नहीं होगा कि इंडस्ट्री काफी ताक पे रन होती है और पोल्यूशन काफी ज्यादा मायने में होता है। कोई यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में सोचता भी नहीं है। तो यूरोप का ऐसा मानना है कि देखिए हम पर्टिकुलरली इंडिया को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कार्बन इमिशन करता है वो तो चाइना है। तो चाइना को टारगेट करते हुए इन्होंने ये बोला है कि देखिए आपको इमिशन कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके कंट्रीज के प्रोडक्ट यूरोप में बिल्कुल भी आ नहीं सकेगी। ये तो पहला मुद्दा हो गया। मैंने आपको बताया कि ये एक रूल की वजह से यहाँ पे अड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊं कि यहाँ पर कौन से कंट्रीज, कौन से इंडिया में ऐसे सेक्टर्स है जो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो देखिए ये तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है ये। इसमें ये बताया गया था कि शुगर सीमेंट से लेकर यहाँ पे 17-20 यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है वो लिस्ट डाउन की है। अब देखिए यूरोप ने जो कहा था कि फार्मास्यूटिकल, टी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो यहाँ पर सभी मेंशन है। कि सबसे पहले देखिए पेस्टिसाइड, जी हाँ बिल्कुल यूरोप ने पेस्टिसाइड का नाम लिया था। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इमिट करती है कार्बन, तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे सही है, पेस्टिसाइड है। उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल, जी हाँ बिल्कुल फार्मास्यूटिकल भी टॉप 20 में आता है, ये भी सही है। आयरन, स्टील, जिंक, शेल्टर एंड एल्यूमिनियम, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में काम आते हैं, जी हाँ ये भी टॉप 20 में लिस्ट डाउन है। तो ये भी कहीं ना कहीं बात सही निकल कर आती है कि देखिए पोल्यूशन तो कहीं ना कहीं हो रहा है, तो एक तो इसको बिल्कुल कम करने की गरज है कि आप बिल्कुल थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा बढ़े लेकिन पोल्यूशन कम करिए, या फिर कोई अल्टरनेट यहाँ पर मेथड ढूंढ लाइए। तो यूरोप का ये एक मानना था पोल्यूशन को लेकर। अब देखिए दूसरा मुद्दा क्या आता है। अब देखिए दूसरा ये यहाँ पर रूल आता है जिसके बारे में फिर से हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया भी यहाँ पे इससे परेशान है, कि रूल्स ऑन डिफॉरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट। अब ये रूल क्या कहता है, तो देखिए नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटने की यहाँ पर बात हो रही है, या फिर जंगलों को काट के जो सामान बनाया जाता है वो यहाँ पर यूरोप में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। यहाँ पर ये चीजें बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर कोई चीज बिल्कुल इलीगली आ रही है, इसका कैसे यहाँ पर ट्रैक रखेगा यूरोप, ये तो यूरोप ही जाने। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया था कि देखिए यहाँ पर बिल्कुल कच्चा चिट्टा लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट कोई यूरोप में आने की एंट्री करता है और वो ये पाया गया कि वो डिफॉरेस्टेशन मतलब इलीगली पेड़ काट के वो बनाया है। सपोज यहाँ पर मैं कहूँ कि एक कंपनी है जो यहाँ पे फर्नीचर बनाती है, अब उसने देखिए फर्नीचर बनाया इंडिया में, सोफा, अब वो सोफा जा रहा है यूरोप में बेचने के लिए, ठीक है। अब वो यूरोप में तो चले गया, लेकिन यूरोप अपने देश में आने से पहले ये चेक करेगा कि क्या ये जो सोफा बना है वो किसी ऐसी लकड़ी से बना है क्या जो इलीगली ट्रांसपोर्ट हुई थी, या फिर उसको जानबूझ के काटा गया है। तो ये भी यहाँ पर यूरोप बिल्कुल चेक करेगा। अगर ये ऐसा इलीगल यूरोप में पाया गया तो इसके ऊपर भी हैवी फीस लगेगी, या फिर वो प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। अब ये जो है ये सबसे बड़ा कंसर्न है। अब ऐसा क्यों है, तो देखिए देखने के लिए तो ये काफी अच्छा लगेगा कि हाँ बिल्कुल यूरोप ने एक बिल्कुल इको फ्रेंडली तरीका अपनाया है यहाँ पर, कि यहाँ पर बिल्कुल भी इलीगली प्रोडक्ट आएंगे ही नहीं इंडिया में। अब देखिए दूसरा स्टांस ये देखिए, अब इंडिया को ये हर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इलीगल लॉग्ड वुड। अब यहाँ पर कहानी खत्म। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो बाहर से इलीगल वुड जो है वो कंज्यूम करता है। आप समझ रहे हो इस बात से, मतलब इंडिया जो है वो चाहे चाइना से मंगाए, पाकिस्तान से मंगाए, ब्राजील से मंगाए, यूरोप से मंगाए, वो कहीं से भी मंगाए, लेकिन वो इलीगल वुड होता है जो इंडिया में आता है, और इंडिया इसका थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। मतलब इसी वुड से आपके जो सारे जो फर्नीचर होते हैं आप घरों में देखते हो, या फिर कितने बड़े बड़े शोरूम्स में देखते हो, ये सब ज्यादातर इसी इलीगल वुड से बनाए जाते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर इंडिया को इसका इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा कि इंडिया के जो फर्नीचर या वुड से बने जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर यूरोप में जा ही नहीं सकते सेलिंग करने के लिए। अब देखें यहाँ पर अगर इस तरीके से यहाँ पर फर्नीचर बन रहा है तो इसका यहाँ पर यूरोप ने सेकंड अल्टरनेटिव क्या दिया है, तो देखिए सेकंड अल्टरनेटिव यहाँ पे ये दिया है कि यूरोप ने कहा है कि इको फ्रेंडली जो यहाँ पर स्पेस है उसको क्रिएट करा जाए, उस पे यहाँ पर पेड़ उगाया जाए, फिर उस पेड़ को यहाँ पर बिल्कुल काटा जाए और उससे फर्नीचर बनाया जाए। मतलब ये आप देख सकते हैं 20 से 25 साल इसको लग जाएंगे अगर आपको एक सोफा बनाना है इस प्रोसेस से। मतलब क्यों, क्योंकि देखिए पहले एक आदमी पेड़ लगाएगा, उसको बड़ा करेगा, फिर उसको काटेगा, फिर उसका सोफा बनाएगा। अगर पेड़ उगने में ही और उसकी इतनी बड़ी लकड़ी जमा होने में आपको पता चल जाएगा कि 15 से 20 साल आराम से लग जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये रूल भी यहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा हर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक एग्रीकल्चर पे भी रूल लगाया गया था कि आप अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जैसे राइस है उस पे अगर आप पेस्टिसाइड छिड़कते हो तो उस पेस्टिसाइड्स को छिड़कने के बाद निकालने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है और वो नेग्लिजिबल से नेग्लिजिबल होनी चाहिए। सपोज देखिए इंडिया में अगर आप एग्रीकल्चर लैंड हो आपके पास, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पेस्टिसाइड छिड़कना काफी ज्यादा गरज का हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन ही इतने फेवरेबल नहीं है या फिर हमने उस तरीके से अभी तक के वो डिमांड है लैंड की वो मीट नहीं की है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें पेस्टिसाइड छिड़कने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ रेसिड्यू यहाँ पर बचता ही है। सपोज यहाँ पर मैंने राइस उगाया, राइस को यहाँ पर किसी इंडस्ट्री ने पैक किया और फिर मैंने उसको अपने घर पे लाया और यहाँ पर जब चेक किया कि पेस्टिसाइड्स की मात्रा कितनी है तो उसमें आपको 100% पेस्टिसाइड मिलेंगे। 0% पेस्टिसाइड्स वाली ऐसी कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट आता है नहीं। अगर कोई इंडस्ट्री गारंटी करती है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक के तो ऐसा हुआ है नहीं। अब देखिए यहाँ पर जब पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो यूरोप का ये मानना है कि इंडिया के राइस में ज्यादातर पेस्टिसाइड मिले हुए होते हैं जो यहाँ पर आने वाले समय में इंसान के हेल्थ को खतरा होते हैं। अब देखिए नो डाउट यूरोप के कहने के हिसाब से यहाँ पे पेस्टिसाइड अगर कोई कंज्यूम कर रहा है धीरे धीरे मात्रा में तो एट द एंड 10, 15, 20 साल बाद उसको तकलीफ होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि यहाँ पर पेस्टिसाइड किसी भी प्रोडक्ट में हो ही ना। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली राइस की बात की गई थी इसलिए मैंने आपको राइस का एग्जाम्पल दिया। तो यूरोप का ये मानना है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से पेस्टिसाइड निकाल के हमको यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो बेचे। अब देखिए यहाँ पर जब इंडिया ने इसका जवाब दिया तो इंडिया ने इसका ये जवाब दिया कि देखिए फिर से इंडिया ने ये स्टांस दिया कि कंडीशंस फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में हो सकता है कि यहाँ पर एक लैंड पे राइस की यहाँ पर फसल उगाई जा रही है, दूसरे जगह पे यहाँ पर किसी दूसरे शुगर केन वगैरह की, कॉटन वगैरह की यहाँ पर फार्मिंग की जा रही है। तो अगर यहाँ पे इस लैंड में कॉटन के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल पेस्टिसाइड छिड़क गए हो तो यहाँ पर वो उड़ के बिल्कुल यहाँ पर राइस के पैडिंग पे भी जा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर इनका मानना था। और यहाँ पर ये भी बताया गया इंडिया ने कि हम बिल्कुल यहाँ पर ये डिमांड या फिर ये जो सप्लाई है उसको बिल्कुल चेक करते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे मार्केट में जो भी प्रोडक्ट पूछे वो पेस्टिसाइड फ्री हो। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर बिल्कुल टेक्सटाइल से रिलेटेड बात, टी से रिलेटेड बात, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बात, केमिकल से रिलेटेड बात, बहुत सारी यहाँ पे बातें हुई है। और यूरोप ने एक अलग अलग अच्छा चिट्ठा बनाया कि जो इंडिया की जो टी आती है, मतलब इंडिया की जो चाय आती है यूरोप में, वो किस तरीके से ऑर्गेनिक होती है। फिर टेक्सटाइल मतलब जो कपड़े वाले का मार्केट है वो यहाँ पर किस तरीके से होता है। फार्मास्यूटिकल में किस तरीके से इंडिया हजार्डस केमिकल यूज करता है, यूरोप में वो नहीं चलेगा। और ऐसे ढेरों यहाँ पर बिल्कुल बताए गए जो मेन मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको वो यहाँ पे इसमें कवर कर दिए गए। अब देखिए इसी के साथ साथ एक दूसरा मुद्दा भी यहाँ पर देखने वाली बात आई है। यूरोपियन यूनियन पॉलिसी इंडिया अनरियलिस्टिक डिमांड साइंस WTO एग्री टॉक क्लेम कमिश्नर। अब यहाँ पर ये बताया गया था कि देखिए यूरोपियन यूनियन का और एक स्टांस था कि ये जो यहाँ पर सारे कंट्रीज जो स्टैक जमा करते हैं ना, मतलब जो यहाँ पर कुछ रिजर्व क्वांटिटीज रखते हैं किसी भी कंट्रीज की गवर्नमेंट की, उनको यहाँ पर बिल्कुल इमरजेंसी में काम में है। तो इसको यहाँ पर कम करने की बात की गई है। सपोज मैं आपको बताता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में सपोज इंडिया जो है वो 100 टन गेहूं का अपने पास स्टॉक रखता है ताकि आने वाली इमरजेंसी में वो उसको काम आ पाए। जैसे रशिया यूक्रेन वार में हुआ, पूरी सप्लाई चेन स्टॉक हो गई थी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसी के थ्रू यहाँ पर बिल्कुल लोगों को यहाँ पर वीट प्रोवाइड करेगी या फिर मार्केट में उतारेगी। तो इंडिया ने ये स्टांस रखा था कि यहाँ पर इसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए क्योंकि और ऐसे कई सीनरी जो है रशिया यूक्रेन वार सामान या हमास इजराइल वार सामान, तो यहाँ पर इसी स्टॉक के जरिए हम और कई ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने कहा नहीं, यहाँ पर हमें इस स्टॉक की पाइलिंग को कम करना चाहिए ना कि बढ़ाना चाहिए। अब ये देखो ये दोनों के अलग अलग तर्क है। मेरा काम था सिर्फ आपको बताना कि ये भी एक पॉइंट था जिसके वजह से यहाँ पे दोनों फिर से झगड़ पड़े थे। तो अब यहाँ पर भी एक इशू आ रहा है। और भी ऐसे कई सारे छोटे मोटे थे जहाँ पे यूरोपियन यूनियन बोल रहा था कि हमें स्मॉल बिजनेस वुमन को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया कहता था नहीं, ये इसके लॉ अलग अलग होने चाहिए, ये इंटरनेशनल बेसिस पे हमें जज नहीं करना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज को यहाँ पे ह्यूमन को बढ़ावा देना है, कौन सी कंट्रीज को नहीं है। और जो सही भी बात है क्योंकि अफगानिस्तान जैसे देशों में जहां पर आप देखिए जिसका तालिबान में कब्जा है उसमें ऑलरेडी फीमेल्स को इतनी यहाँ पर हिदायत नहीं दी जाती है, तो उन जैसे देशों में यहाँ पर कैसे चलेगा। तो देखिए बोलने वाली बात यहाँ पर सिर्फ एक ही निकल कर आती है कि यहाँ पर सारे देशों में कंडीशंस बिल्कुल सेम नहीं हो पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर राइस काफी ज्यादा उगता है, तो क्या यूएसए में भी सेम राइस ज्यादा उगेगा क्या?
या फिर सपोज मैं कहता हूँ कि यूरोप में शेंगेन एरिया लागू है, मतलब आप 50 कंट्री में बिना वीजा के, अगर आपके पास एक भी कंट्री का वीजा है तो आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं। लेकिन इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज में हम ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर हमारे पास इंडिया का वीजा है तो हम क्या पाकिस्तान, नेपाल, चाइना या फिर और मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं क्या? तो देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा वास्ट है। अगर ऐसा हुआ तो सारे माइग्रेशन एक ही कंट्रीज में जो ज्यादा डेवलप है वहां आ जाएंगे। लेकिन यूरोप में कैसा, यूरोप सभी देश काफी ज्यादा एक समान डेवलप है, और यहाँ पे शेंगेन एरिया का रूल, यहाँ पे कंसेप्ट लागू होता है। तो बात वही निकल कर आती है घूम फिर के, कि फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे मीट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आप जो रूल्स कहते हैं कार्बन इमिशंस का या डिफॉरेस्टेशन का, उसमें थोड़ा बहुत फर्क हमें देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। सो कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करके और भी नए ऐसे वीडियोस बिल्कुल देख सकते हैं। और एट द एंड की लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी। बी सेफ, बी स्मार्ट, बी एक्टिव विथ वन एंड ओनली ग्लोब आउट।